Hello students, welcome to you all. So student, today I am going to start revision work of your civics or democratic politics. So students, as your examination are very close, so it's very important to revise the all the chapters. So today we will revise the chapter. The chapter name is power sharing. यानी कि जो आपका जो सिविक्स बुक है उसका जो चैप्टर है पहला पावर शेयरिंग, इसका हम क्या करेंगे आज रिवीजन करेंगे. And along with this revision you will also revise the whole chapter by your own. So today in this video I will explain most important topics from the chapter. So let's start. So students, पावर शेयरिंग यानी कि जो शक्तियों का बंटवारा होता है उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर कुछ उसके नोट्स हैं. With this chapter we resume the tour of democracy that we started last year. तो इसमें हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे जो हमने लास्ट साल शुरू किया हुआ था. An intelligent sharing of power among the legislature, executive and judiciary is very important to the design of democracy. तो देखिए जो डेमोक्रेसी होती है, कोई भी लोकतांत्रिक देश होता है जहाँ पर जो सिटीजन्स होते हैं वो अपने पसंद की सरकार चुनते हैं, उसे बोला जाता है डेमोक्रेसी. लोगों की सरकार होती है जहाँ पर. तो देखिए ये जो आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है इसके 3 ऑर्गन्स होते हैं: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर क्या करते हैं? जो लॉ मेकिंग आपका इंस्टीट्यूशन है, ये लॉ बनाते हैं. इसमें आपका क्या आते हैं? पार्लियामेंट आते हैं, लोकसभा राज्यसभा जिसमें होते हैं. एग्जीक्यूटिव जो क्या करते हैं? देखिए ये आपके जो लॉज होते हैं जो लेजिस्लेचर द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे आपके प्रेसिडेंट हो गए. देन आपका आता है इंडिपेंडेंट ऑर्गन ऑफ डेमोक्रेसी, जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये है आपका जुडिशरी. तो आपका कभी भी कोई लॉ अगर कंट्रोवर्शियल होता है या अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स होता है तो जुडिशरी उसे क्या कर सकते हैं? उसे हटा सकते हैं. तो देखिए जुडिशरी के पास काफ़ी पावर होती हैं एंड दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑर्गन ऑफ द डेमोक्रेसी. वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका. तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ी थी स्टोरीज बेल्जियम और श्रीलंका की. बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग. तो हमने साथ ही ये पढ़ा था इन स्टोरीज के माध्यम से कि जो डेमोक्रेसीज होती हैं, लोकतांत्रिक देश होते हैं, वो कैसे हैंडल करते हैं पावर शेयरिंग की डिमांड को. बेल्जियम एंड श्रीलंका. सो फर्स्ट वी विल नो अबाउट बेल्जियम. बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप. देखिए यूरोप कॉन्टिनेंट में ये है आपके बेल्जियम, एक छोटी सी कंट्री. इट हैज़ बॉर्डर विद नीदरलैंड्स, फ्रांस एंड जर्मनी. तो इसकी जो सीमाएं हैं, बॉर्डर हैं, वो किसके साथ जुड़े हुए हैं? नीदरलैंड्स, जिसे हॉलैंड भी कहा जाता था पहले, फ्रांस एंड जर्मनी. 59% इन द फ्लेमिश रीजन स्पीक्स डच. तो ये देखिए जो बेल्जियम है यहाँ पर 59% जो लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? डच. अनदर 40% पीपल लिव इन वेलोनिया. जो 40% है वो वेलोनिया में रहते हैं, वो बोलते हैं फ्रेंच. रिमेनिंग 1% और जो बाकी के बचे हुए 1% यहाँ पर हैं लोग, वो क्या बोलते हैं? जर्मनी, यानी कि जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं वो. इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स. तो इसकी कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स. 80% ऑफ पीपल स्पीक फ्रेंच. यहाँ पर 80% पीपल क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं. वाइल 20% आर डच स्पीकिंग. और केवल 20% यहाँ पर क्या बोलते हैं? 20% डच लैंग्वेज बोलते हैं. तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स द मेजॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. यहाँ पर देखिए जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, जो कि माइनर कम्युनिटी है, समझ सकते हैं आप, कैपिटल सिटी है सबसे बड़ी सिटी. और यहाँ पर देखिए जो 80% लोग हैं वो क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं. और हालांकि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो फ्रेंच है वो माइनॉरिटीज़ में है, 40% ही हैं लोग, और जबकि सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पर? डच. लेकिन जो माइनॉरिटीज़ हैं फ्रेंच, क्योंकि ये केवल कितने हैं? 40% टोटल, तो ये क्या हैं? ये यहाँ पर काफ़ी धनी और पावरफुल हैं.
These were resented by the Dutch speaking community who got the benefits of the economic developments and education much later. और इसी का कारण क्या हुआ जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है यहाँ पर, हालांकि देखिए डच सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो भी डेवलपमेंट्स हैं और जो भी एजुकेशन है उन्हें काफ़ी उस बाद में उसका लाभ मिला. द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज़ वॉज एक्यूटर इन ब्रुसेल्स. और देखिए जो टेंशन है कम्युनिटीज़ के बीच वो ब्रुसेल्स में हम देख सकते थे. लाइक अदर नेशन द साउथ एशिया रीजन श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन. देखिए बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और काफ़ी अलग, यानी कि डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर श्रीलंका में. द सिन्हला स्पीक्स आर 74% एंड तमिल स्पीकर्स आर 18%. तो यहाँ पर देखिए 74% क्या है आपके सिन्हला जो बोलते हैं और 18% यहाँ पर बोलते हैं श्रीलंका में तमिल. अमंग तमिल देर आर 2 सब ग्रुप्स. और देखिए जो तमिल्स हैं उसमें भी 2 ग्रुप्स हैं. तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्रीज आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स. एक तो ये देखिए जो यहीं के हैं, जो मूल नागरिक हैं यहाँ के तमिल के कंट्री के, उन्हें बोला जाता है श्रीलंकन तमिल्स. द रेस्ट हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया. देखिए ये इंडिया से सदर्न इंडिया से लगा हुआ देश है, तो कई लोग यहाँ से भी माइग्रेट होकर वहाँ पे गए थे, तो वो भी वहाँ पर रहते हैं और दे ऑल्सो स्पीक तमिल. सो पॉपुलेशन वर्कर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इज कॉल्ड इंडियन तमिल्स. तो देखिए वहाँ पर तमिल जो बोलते हैं लोग, उसमें 2 तमिल्स हैं. एक वहाँ के जो मूल निवासी हैं जिन्हें बोला जाता है श्रीलंकन तमिल्स, और एक जो इंडिया से गए वहाँ पर जब यहाँ पर ये कॉलोनियल रूल था अंग्रेजों का, तो उन्हें बोला जाता है वहाँ पर इंडियन तमिल्स. और बाकी के बचे हुए जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैं मेजॉरिटी बोलने वालों की, वो है सिन्हला लैंग्वेज जो बोलते हैं 74%. मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. अब देखिए मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, बहुसंख्यावाद, यानी क्या जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है उसे बोला जाता है मेजोरिटेरियनिज्म. श्रीलंका इमर्ज्ड एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948. देखिए 1948 में ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी, आज़ाद देश बना. द लीडर्स ऑफ सिन्हला कम्युनिटी sought to secure dominance over the governments by virtue of their majority. तो देखिए इन्होंने अपना प्रभुत्व कायम करने का प्रयास किया यहाँ पर जो सिन्हला कम्युनिटी थी, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग थे और मेजॉरिटी के कारण वो चाहते थे कि यहाँ पर जो पावर्स हैं सारी वो उन्हें मिले, तो इसीलिए उन्होंने अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश की सरकार पर. In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as a only official language, thus disregarding Tamil. तो देखिए 1996 यहाँ पर एक एक्ट आया लैंग्वेज से संबंधित, जिसमें जो सिन्हला लैंग्वेज थी उसे एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया श्रीलंका का, जिससे देखिए बाकी जो तमिल बोलने वाले लोग थे उन्हें काफ़ी बुरा लगा, समझ सकते हैं आप. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी वो किया गया कि यहाँ पर जो बुद्धिज़्म है, जो रिलीजन है, उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा. ऑल दीज कमिंग मेजर्स कमिंग वन आफ्टर टू अनदर. और ये सारे जो मेजर्स थे वो एक के बाद एक आए. ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनिज्म अमंग द श्रीलंकन तमिल्स. और देखिए जो श्रीलंकन तमिल्स थे, क्योंकि यहाँ पर कई इंडिया से माइग्रेट होके गए थे, तो कई सारे हिंदू रिलीजन से रिलेटेड भी थे, और अधिकतर यहाँ पर जो तमिल्स थे उनमें इससे क्या हुआ, एक असंतोष की भावना फैल गई, क्योंकि देखिए एक तो रीजन बेस्ड, दूसरा लैंग्वेज बेस्ड, तो सारे पर किसका प्रभुत्व होने लग गया था, सिन्हला जो कम्युनिटी था. एज अ रिजल्ट द relations between the Sinhalas and Tamil communities strained over time. और देखिए इससे क्या हुआ, जो सिन्हला और तमिल कम्युनिटीज़ के बीच जो एक रिलेशनशिप था वो धीरे धीरे खराब होने लगे. द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च
पार्टीज एंड स्ट्रगल्स। तो इसके बाद जो देखिए तमिल्स थे जो श्रीलंका में रहते थे तमिल्स, तो उन्होंने पार्टीज लॉन्च की, अपनी अपनी पार्टीज बनाई और स्ट्रगल शुरू कर दिया। बट देयर डिमांड्स फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। तो देखिए जहाँ भी इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी उसे डिनाइड किया गया। द डिस्ट्रैक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न टू द वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट। और देखिए जब इनकी जो ये सारे जिन्होंने इनिशिएटिव्स किए थे, जब इन्हें डिनाइड किया गया, रोका गया पार्टीज बनाने से, स्ट्रगल करने से, तो देखिए इसके बाद इन दो कम्युनिटीज़ में, एक तो तमिल्स दूसरे सिन्हलास, इनके बीच जो कन्फ्लिक्ट था, विवाद था, वो काफ़ी ज़्यादा फैल गया। इट सून टर्न्ड इन सिविल वॉर। और इससे क्या हुआ? सिविल वॉर। देखिए जब किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री के अंदर जब नागरिकों के बीच युद्ध होने लगता है उसे बोला जाता है सिविल वॉर। वैसे तो दो कंट्रीज़ के बीच होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, किसी भी कंट्री के अंदर नागरिकों के बीच ही क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो उसे बोला जाता है सिविल वॉर। तो यहाँ पर सिन्हला वर्सेस तमिल्स, इनके बीच क्या होने लग गया? सिविल वॉर। द सिविल वॉर कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। और इससे देखिए काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हुआ यहाँ का जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन था, उसे काफ़ी नुकसान पहुँचा श्रीलंका में। समझ सकते हैं, क्योंकि सिविल वॉर से नुकसान किसका है? नागरिकों का ही। So students, I hope after this example of Sri Lanka, you have understood about the disadvantages of majoritarianism, यानी जो बहुसंख्यकवाद होता है उसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। So that's why power sharing is important for a democracy. नेक्स्ट वन, अकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी बेल्जियम में जो निवास कर रहे थे वहाँ का पढ़ते हैं अब। बेल्जियम recognized the existence of regional differences and cultural diversities between 1970 and 1993। तो इसके बीच क्या हुआ? They amended their constitution। तो इन्होंने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, उसमें कुछ संशोधन किया 4 times। कितने बार? चार बार। So as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country, जिससे कि जितने भी वहाँ पर लोग थे अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले, वो रह सके साथ एक ही कंट्री में। Here are some of the elements of the Belgium model। देखिए कुछ जो एलिमेंट्स थे यहाँ पर बेल्जियम मॉडल में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर अमेंड किया गया, संशोधन किया गया, तो क्या क्या बातें थी? Constitution prescribed that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वहाँ पर डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स, इनको क्या किया गया? इक्वल किया गया, ताकि कोई भी जो यहाँ पर मेजोरिटी है या माइनॉरिटीज़ है बोलने वाले, तो वो कम ज़्यादा ना हो। Many powers of the central government have been given to state government। देखिए कई जो पावर्स थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो किसे दे दी गई? स्टेट गवर्नमेंट्स, जो राज्य की सरकारें थी, ऑफ द टू ऑफ द रीजन्स ऑफ द कंट्री, जो 2 रीजन थे कंट्रीज के, उन्हें दे दी गई। ब्रुसेल्स हैज़ सेपरेटेड गवर्नमेंट, जो ब्रुसेल्स था आपका कैपिटल सिटी, उसमें सेपरेट गवर्नमेंट बनाएगी। इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें देखिए जितने भी मिनिस्टर थे वो इक्वल थे फ्रॉम दी बोथ कम्युनिटीज़, जो डच और फ्रेंच थे। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और इसके अलावा जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा जो था, देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पर एक तीसरी तरह की गवर्नमेंट बनाई गई। दिस इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, और इसे कहा गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव realized that the unity of country is possible only by respecting the feelings and interest of different communities and regions। तो देखिए बेल्जियम में अगर बात करें श्रीलंका में, वहाँ पर तो देखिए काफ़ी कन्फ्लिक्ट हुआ, सिविल वॉर हो गया था, क्योंकि वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो सही तरीके से उन्होंने रूल नहीं बनाए।
बल्कि उन्होंने केवल जो मेजॉरिटी थी उसके पक्ष में ही वहाँ पर फैसला लिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ बेल्जियम में। यहाँ पर देखिए जो लीडर्स थे उन्होंने रियलाइज किया कि अगर यूनिटी लानी है कंट्री में तो उसके लिए सभी लोगों की, जितने भी यहाँ पर सिटीजन हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, इंटरेस्ट हैं, जो उनके इच्छाएं हैं, उन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। श्रीलंका shows us contrasting examples. It shows us that if majority community wants to force its dominance over others, तो देखिए श्रीलंकन जो एग्जाम्पल था हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा कि अगर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जिसकी संख्या ज़्यादा है, जिसके लोगों की, अगर वो प्रभुत्व जमाने का प्रयास करती है बाकी और कम्युनिटीज़ पे एंड रिफ्यूज़ टू शेयर पावर, और रिफ्यूज़ करती है पावर शेयरिंग से, इट कैन बी अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। और इससे क्या होता है, देखिए जो कंट्री है उसकी यूनिटी भी क्या होती है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और लोगों के बीच क्या होता है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, जैसे श्रीलंका में हुआ था, आपका सिविल वॉर हुआ था, तो ऐसी ही सिचुएशंस आती हैं। सो दैट्स वाई पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेसी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स नो अबाउट व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। तो क्यों डिजायरेबल है पावर शेयरिंग? सो thus two different set of reasons can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. देखिए सबसे पहले पावर शेयरिंग का जो अगर हम बात करें, अगर क्यों अच्छा है, क्योंकि इससे क्या होता है, देखिए जो कम्युनिटीज़ के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसा कि आपने श्रीलंका में पढ़ा था, वहाँ पर जो सिन्हला और तमिल्स के बीच सिविल वॉर हुआ था, तो पावर शेयरिंग में इस तरह की चीज़ें नहीं होती। जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं दो कम्युनिटीज़ के बीच वो नहीं होते हैं। देयर इज़ अ सेकेंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए हम कह सकते हैं ये एक बहुत ही पवित्र चीज़ है डेमोक्रेसी के लिए। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज ऑफ अफेक्टेड बाई इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इज इफेक्ट्स। तो देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, यहाँ पर सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है, सभी की इच्छाओं का ध्यान रखना है, सबके इंटरेस्ट देखने हैं, तो उसके लिए पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। तभी उनके बीच में किसी तरह के बुरे प्रभाव नहीं आते हैं लोगों के बीच। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस प्रूडेंशियल एंड सेकेंड मोरल। वाइल prudential reason stress that power sharing will bring out better outcomes, moral reasons emphasized the very act of the power sharing as valuable. So students, जो पावर शेयरिंग होती है, तो एक कारण ये भी है पावर शेयरिंग का, यानी कि एक होता है जो बुद्धि के कारण लिया जाता है, यानी कि जो विवेक के तौर पे लिया जाता है बुद्धिमानी के साथ, और दूसरा होता है नैतिक कारण है। तो समझ सकते हैं आप, जैसा कि बुद्धिमानी का कार्य कहाँ पे किया गया, बेल्जियम में, क्योंकि वहाँ पर जब पावर शेयरिंग हुई तो देखिए वहाँ पर यूनिटी बनी रही। लेकिन जो श्रीलंका था वहाँ पर देखिए जो प्रूडेंशियल रीजंस थे वो नहीं थे। दैट्स वाई सिविल वॉर स्टार्टेड देयर। और साथ ही एक नैतिक रीज़न भी होता है जो फॉलो करना पड़ता है किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। So students, this was the revision of the first chapter, power sharing. I hope you understood it well. So thanks for watching.